तो हेलो स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्यूज बैच। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो बेसिक मैथ्स रहती है ना, ये डायरेक्टली तो हमारे फिजिक्स में यूज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि आप बेसिक मैथ्स पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें, वो तो आपका मैथ्स का पार्ट है। बट फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स हमारे पास रहते हैं, उस न्यूमेरिकल को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिक मैथ्स कर रहे हैं। कुछ क्लासेस में हम बेसिक मैथ्स को कवर कर लेंगे और फिर इसके बाद जो आपकी स्पीड रहेगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आज की क्लास में बेसिकली हमें क्या करना है, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत जगह यूज होती है। मल्टीपल टाइम्स जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा आंसर आ जाता है। और कई बार तो ऐसा रहता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते ही हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी होगी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप बताइए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखी थी? जल्दी बताइए भाई। आपने पढ़ा था v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। सेकेंड आपने पढ़ी थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी चीज आपने पढ़ी थी यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो इन तीनों में से कौन सी आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्या ये वाली मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये जो मेरे पास है यही क्या है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक्स हमारे रहेंगे। तो ये दो टॉपिक हमारे पास हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और फिर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को भी देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा कि हमारे पास हमें कुछ लंबी सीरीज रहेगी तो हमें उसको ओपन करना होगा। और मल्टीपल टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी पावर्स में डील करते हैं और उन पावर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो कई बार हम किसी चीज को इग्नोर भी कर देते हैं। इग्नोर करना बहुत जरूरी हमारे पास एक चीज रहती है कि हम किस तरीके से इग्नोर करें और कौन सी चीज को हम इग्नोर करें। तो उस चीज को भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? कमेंट करके बता सकते हैं क्या इतनी बातें क्लियर है। चलिए स्टार्ट करें आज के इस सेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेशन को। पहले मैं एक रिकैप करा देता हूं कि लास्ट की क्लास में हमने क्या किया था। तो बेसिक मैथ्स ही हम कर रहे थे। एक क्विक रिकैप करवा देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो बेसिक मैथ्स, जिसको मैं लेक्चर 01 भी कह सकता हूं, तो बेसिक मैथ्स में हमने सीरीज, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है ना। सीक्वेंस, कोई भी लॉजिकल ऑर्डर अगर आप लेके चल रहे हैं तो उसको हम सीक्वेंस कह देते थे। और हमने सीक्वेंस के साथ साथ हमने सीरीज भी पढ़ी थी, है ना। सीरीज अगर आप उसको सम कर दे तो वो आपके पास हो जाएगा। और यहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज आपके पास थी जो आपको समझनी थी। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी होगी वो अटेंड कर लेना, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स ऐसा रहेगा कि हमारे पास जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसी सीरीज हमारे पास आएगी और हम उनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में बेसिकली मुझे आपको करानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसी चीज को देखेंगे और कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उस पर हम काम करेंगे। तो मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बेसिक मैथ्स के एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि फिजिक्स में कई बार हमें इसके यूज रहेगा। और देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको जेई लेवल की चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको करा दूं। मैं आपको जो फिजिक्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, सो डैट कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके आपको हाई लेवल तक लेके चले जाएं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इक्वेशन किसको कहते हैं भाई? जिसमें भी इक्वल टू का साइन आ जाए वो हमारे पास इक्वेशन है। तो जैसे एक एग्जांपल, जनरल इक्वेशन हम क्या रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, आपको बहुत सारी चीजों की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि ये इसकी जनरल इक्वेशन रहती है और इसी जनरल इक्वेशन में ही तो हम कुछ ना कुछ चीजें मॉडिफाई करेंगे। तो आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूं तो इसके साथ साथ एक कंडीशन है कि वेयर a जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। बिकॉज a अगर जीरो हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर की टर्म ही गायब होगी। और एक्स स्क्वायर की अगर टर्म गायब हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक
चीज है। इस बेसिक चीज की अगर बात करें हम, देखिए अब इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, बिकॉज ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। अब आप उसको सॉल्यूशंस कह लो, उसको रूट्स कह लो, बात एक ही है हमारे पास। तो हमारे पास, हम बात करते हैं पहले रूट्स की। तो अगर मैं रूट्स की बात कर रहा हूं तो रूट्स आपके पास जैसे अल्फा बीटा, आपके पास ये रूट्स हैं। तो ये रूट्स को कैसे आप निकाल सकते हैं, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। एक तो आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रहती है, एक तरीका जिसको मैं बच्चों को कई बार कहता हूं कि आप यूज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपके पास जो मिडिल टर्म रहेगी उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, उसको भी हम यूज करेंगे। और दूसरा तरीका आपके पास है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट्स निकालने का। तो क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला रूट्स निकालने का, भाई आपके पास ये अल्फा हो चाहे बीटा हो, आपके पास ये बराबर रहेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय आपके पास 2a। ठीक है, देखिए आपके पास अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमारे पास होंगे, या आप कह सकते हैं दो सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे। कि अगर मैं ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आ रही है, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे ये वैल्यू कैसी दे देगा, जीरो वैल्यू दे देगा। क्या बात समझ रहे हैं, कि अगर मैंने ये अल्फा जो है ये एक्स की जगह पर अगर डाल दिया तो मेरे पास क्या आएगी, जीरो आ जाना चाहिए, तो ही मैं कहूंगा कि ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं कहेंगे कि सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह बीटा को अगर मैं पुट कर दूं तो बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा अगर मैं एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी कि मैं ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिख दूं। अपने दिमाग में एक बार इसको बोले करो जब मैं बोलता हूं इसको, बिकॉज हमारे ब्रेन जो है ना वो कई तरीकों से सीखता है। एक तरीका रहता है कि हम देख रहे हैं सुन रहे हैं हमें लग रहा है कि हाँ पता है, एक बार जब आप खुद से बोलने की कोशिश करोगे तो भी ब्रेन सीखेगा। क्या बात समझ रहे हो, तो वैसे भी हमारे पास ब्रेन सीखता है। ठीक, तो चले बढ़े आगे। तो ये आपके पास है, यहां से हम कई बार क्वेश्चंस निकालेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल सॉल्व करें, या ये इक्वेशन तो आपको पता होगी। हाँ, चलिए पहले एक एग्जांपल इसी का सॉल्व करते हैं कि कैसे इस चीज को यूज किया जाता है, और फिर इसके बाद दोबारा देखेंगे। या डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दूं, भाई बोला करो यार, बिल्कुल शांत बैठे रहते हो, कुछ बोलना ही नहीं होता है, ऐसा है क्या। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं पहले। 2x² माइनस ऑफ 5x, 2x² माइनस ऑफ 5x प्लस 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है, फाइंड करने हैं आपको रूट्स। रूट्स फाइंड करने हैं, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई, पहला मेथड मैं कहता हूं कि मेरे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। पहले अगर मैं बोल दूं कि मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके काम करते हैं, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी काम करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है, आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास कितना आएगा, 6। अब 6 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं, सो डेट कि आपके पास माइनस 5x आ जाए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x² माइनस ऑफ 6x, नहीं 3 और 2, 3 2 जाए ही लिख लूं, मैं इसे लिख सकता हूं 3x माइनस ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं। और अब यहां से देखिए आप, मैं यहां से x को कॉमन ले सकता हूं, तो x को कॉमन अगर मैं लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x को कॉमन मैंने लिया है, दोबारा इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आ जानी चाहिए, तो मेरे पास क्या बचेगा 2x। देखिए आप इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 2x², और माइनस यहां पे आएगा 3, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, बहुत ही ईजी रहता है चेक करना। और अगर -1 यहां से कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x और माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म आपके पास है जो आपने कॉमन ली है, जैसे यहां से ये कॉमन लिए ये कॉमन लिए, ये अपना पेयर बना लेगा, तो आपके पास आएगा x-1 और इधर आएगा आपके पास 2x-3 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इन दो का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी एक की वैल्यू तो 0 होगी हमारे पास, तो मैं बोल सकता हूं कि x-1 मेरे पास 0 के बराबर होगा। तो x-1 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 1, और 2x-3 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3/2। तो ये एक तरीका है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और दूसरा तरीका अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरा तरीका कैसे करेंगे, डायरेक्टली फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे।
ठीक है, तो वैसे भी काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर माई डियर? क्या ये चीज समझ में आ रही है? सुहास, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो, बिकॉज ये जो आपके कमेंट रहते हैं इन्हीं से हमें पता लगता है कि चीजें आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। तो डायरेक्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अल्फा और बीटा जो भी मुझे निकालने थे, देखिए अभी आपके पास ये जो दो निकले हैं, एक्स की वैल्यू जो निकली है इसी को रूट्स कहते हैं। और अगर मैं इसी में अल्फा और बीटा की बात करता तो मैं एक को अल्फा ले लेता, दूसरे को बीटा ले लेता। ये आपकी मर्जी है, कोई भी अल्फा बीटा हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आपके पास था अल्फा या बीटा जो भी आप निकालते हैं, तो आपके पास आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास आ जानी चाहिए थी वैल्यू। तो देखिए अब डायरेक्टली निकलेगी आपके पास माइनस बी। माइनस बी क्या है मेरे पास, मैं जनरल अगर इक्वेशन से कंपेयर करना चाहूं तो कंपेयर करने के लिए देखिए इसी के ऊपर मैं क्या करता हूं, एक इक्वेशन को लिख देता हूं, तो डेट कि आप भी देख सकें कि किस तरीके से हमारे पास यहां पे कंपैरिजन होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास अगर इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो आप देख रहे हैं b की वैल्यू तो यहां पे माइनस बी है, तो b की वैल्यू यहां पर पहले से ही मतलब ये -5 है, तो माइनस इसके आगे लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास यहां पे आएगा 5 प्लस माइनस। क्या ये बात समझ में आई भाई? b माइनस भी मुझे रखना था बट यहां पे माइनस पहले से ही है, तो मेरे पास आएगा 5 प्लस माइनस की बात करेंगे, अंडर रूट हमारे पास आएगा b का स्क्वायर मेरे पास हो रहा है, तो b का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस ऑफ 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो 6 इंटू 4 तो 24 आपके पास हो गया, तो ये आएगी वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 2a आपके पास है, 2a यानी कि 4 आपके पास है, तो अल्फा और बीटा आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर ये मुझे निकालना है तो ये आपके पास आएगा 4 प्लस माइनस 25 माइनस 24 आपके पास है, तो यानी कि 1 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास अल्फा बीटा आ गई। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार मैं प्लस वैल्यू लूंगा, एक बार मैं माइनस वैल्यू लूंगा। ठीक है, आपने अगर छोटी क्लास में पढ़ा भी नहीं है तो फिर भी देखिए, मैं एक को पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेता हूं, अल्फा को मैं जनरली पॉजिटिव मान लेता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 प्लस 5 प्लस 5 था ना ये, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या आएगा 5 प्लस 1 यानी कि 6/4, और नीचे बीटा मैं माइनस वाली वैल्यू ले लेता हूं यानी कि 5 माइनस 1 4, 4/4, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई 3/2 और एक वैल्यू आपके पास आ गई 1। देखिए यहाँ पे मेरी मर्जी है, मैं अल्फा बीटा किसी को भी ले सकता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अल्फा और बीटा कभी भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है ये। क्या यहां से ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए अब कुछ मैं आपको एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, या फिर मैं आपको कुछ और फॉर्मूलाज बताता हूं। जैसे कि अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। मैंने आपको कहा कि अगर आपको रूट्स निकालने हैं, अगर आपको रूट्स निकालने हैं अल्फा और बीटा, तो एक तो था आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर आप सीधा ही क्या करिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a कर दीजिए, आपके पास तुरंत रूट आ जाएंगे। एक वैल्यू पॉजिटिव ले लो, एक वैल्यू नेगेटिव ले लो। दूसरे केस की मैं बात कर रहा हूं भाई, अगर मैं यहां पे सम लिखना चाहता हूं, सम ऑफ रूट्स, अगर मुझे क्या करने हैं, रूट्स के सम निकालने हैं। सम निकालने का मतलब क्या हुआ सर, अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आएगा माइनस बी डिवाइड बाय ए। देखिए जो आपके पास यहां पे जो टर्म है एक्स वाला जो आपके पास वेरिएबल है, इसके आगे जो टर्म है उसका माइनस कर दो, डिवाइड कर दो ए से। अच्छा यहां पर देखिए भाई, अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड करूं, अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड करूं तो 1 प्लस 3/2, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा अगर करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 1 प्लस 3/2 आपके पास आएगा, तो ये 1 प्लस 2 आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 5/2, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2। अब देखिए 5/2 आपके पास आ रहा है, और पीछे आपने देखा था कि ये किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास कितना होता है, ये आपके पास होता है माइनस ऑफ बी बाय ए। क्या ये वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई हो रही है कि अगर मैं दो रूट्स का सम अगर करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, जो बी के आगे है उसका माइनस कर दो, डिवाइड बाय जो ए है उससे आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये टर्म आएगी।
अब सर ये क्यों बता रहे हैं? अब ये सर इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इक्वेशंस इस तरीके से बनती है कि हमें इस चीज का यूज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बारी मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा कि हमें इस इक्वेशन का यूज करना ही पड़ेगा, और इसका यूज अगर करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सम ऑफ रूट्स मैंने निकाल दिया। सम ऑफ रूट्स के बाद हम यहां पे डिफरेंस ऑफ रूट भी देख लेते हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ रूट में निकालता, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा माइनस बीटा अगर मैं यहां पे करता तो मेरे पास वैल्यू आती बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए। अच्छा, आप यहां पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली ए की ही वैल्यू आती है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऑप्शन का सहारा तब भी हो सकता है यही तुम्हारा ऑप्शन का साथ आपको लेके चलना है। देखिए अब ये जो मैंने यहां पे निकाला कि अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं, देखिए सबट्रैक्ट करने के लिए 1.5 वैल्यू मेरे पास है। भाई 3/2 कितना होता है? 1.5 आपके पास होता है। 1.5 माइनस 1 करूंगा तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी। 1/2 आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, यानी 0.5 वैल्यू आनी चाहिए। क्या करना है आपको? जो डिस्क्रिमिनेट आपने निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपने निकाला है वो आपके पास 1 है। और डिवाइडेड क्या करना है आपको? डिवाइड करना है आपको ए से। तो ए से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए भाई। अगर मैं यहीं से आपके पास बोलूं कि अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना था, तो आपके पास था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए, तो ये आपके पास 1/2 ही तो आ रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 1 आ गया। 1 डिवाइड बाई 2, 2 आपके पास ए था, तो ये आपके पास ए आ गया। आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आ रही है, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि एक स्किल जो आपकी फिजिक्स को मेक इट और ब्रेक इट कर सकती है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, सी व्हाट अदर्स कांट। ऐसी चीजें देखिए जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि जो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, जो फॉर्मुलाज आपको दे रखे हैं, आप उनको सही से क्या कर सके, हैंडल कर सके। राइट, बस इतनी सी है फिजिक्स, इससे ज्यादा फिजिक्स नहीं है ना। ये हमें मैथ्स यहां पे यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां से चीजें क्वांटिफाई हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हाँ ऐसी ही चीजें आ रही हैं। चौथी चीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि अगर हमें रूट्स का प्रोडक्ट करना पड़ जाए, यानी कि अल्फा और बीटा को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फा और बीटा को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आती है सी बाय ए। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आती है सी बाय ए। अब यहां पे देखते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 1 है, 1 आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3/2 ही आएगा भाई। अल्फा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3/2 ही आएगा। तो अब यहां पर देखो कि अगर 3/2 ही मेरे पास आ रहा है तो मेरे को क्या करना है? सी बाय ए। तो सी मेरे पास 3 है और 2 मेरे पास यहां पे आया, तो सी बाय ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपको पता लग रहा है कि हम इक्वेशंस को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैट, आपकी चैट नहीं चल रही है, एक काम करते हैं, क्लास देखें। चल रही है ना? क्लास तो चल रही है, ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे आपके लिए, एक और क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है 6x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट फाइंड करिए और मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे सभी लोग। इसके रूट्स फाइंड करिए और मुझे बताइए कि क्या इसके रूट्स आ रहे हैं। 6x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे पहले पहुंचते हैं, मतलब उनका पहले ही ये रहता है कि सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा और फिर इसका आंसर निकालूंगा। बट मैं एक ऐसा टीचर हूं कि ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको तुरंत पता लग रही है तो अच्छी बात है, बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको तुरंत नहीं पता लग रही तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर मुझे रूट्स निकालने हैं, अल्फा और बीटा मुझे निकालना है, तो अल्फा और बीटा मतलब मैं पहले लिख देता हूं कि जी मेरे को रूट्स निकालने थे पहले। तो मैंने बोला कि रूट्स अगर निकालना है तो अल्फा बीटा ही तो निकालना है। तो अल्फा बीटा मेरे पास क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये डायरेक्टली लिखना है आपको, अभी धीरे धीरे आपको डायरेक्टली आदत हो जाएगी, और ये आदत धीरे बनानी है आपको। होता क्या है कि 9 10 तक हम क्या करते हैं,
हमें हर स्टेप लिखने की आदत होती है। ये स्टेप आपको अपने माइंड में सॉल्व करना है और फिर आगे चीजें लिखनी है और गलतियां कम से कम करनी है, तभी तो IITian बनेंगे ना भाई। यही तो बेसिक डिफरेंस है। व्हाट इज मतलब आप सोचें कि बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क होता है IITian में और नॉन IITian में, ऐसा नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपकी, यही असली में क्या बनाती है, डिफरेंस क्रिएट करती है। तो यहां पर देखेंगे माइनस बी मुझे रखना है, तो माइनस बी यहां पर कितना है, जो एक्स के साथ टर्म है यानी कि 1 रखना है, तो 1 मैंने यहां पर रखा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपके पास कितना है, ये आपके पास 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ठीक है, और ये यहां पे प्लस हो रहा है क्योंकि ये भी माइनस आपके पास है। 4 टू जा 8, 8 6 जा 48, ये आपके पास 48 आ गया है ना, डिवाइडेड बाय आपके पास 2a यानी कि 12, ये वैल्यू आपके पास आ गई, 49 आ रहा है यानी कि आपके पास 7 आ रहा है, राइट? समझ में आ रही है बात? तो आपके पास अल्फा और बीटा कितना आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 1 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 12, ये वैल्यू आपके पास आ गई। एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार आपको नेगेटिव लेना है ना, ये मैंने आपको बताया ही है कि एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार आपको नेगेटिव लेना है। मान लीजिए अल्फा में लेके चल रहा हूं 1 प्लस 7 डिवाइड बाय 12, और बीटा में लेके चल रहा हूं माइनस की 1 माइनस 7 डिवाइड बाय 12, ये आपके पास चल रही हैं चीजें। तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 8 बाई 12, 8 बाई 12 का मतलब कितना हुआ, 4 के टेबल से काट दो, 4 टू जा 8, 4 टू जा 12, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2 बाई 3। इसको देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस 6 बाई 12, माइनस 6 बाई 12 का मतलब हुआ माइनस ऑफ 1 बाई 2, यानी कि आपके पास अल्फा और बीटा जो है, आपके पास अल्फा और बीटा जो है वो किस तरीके से आ गए हमारे पास, 2 बाई 3 और माइनस ऑफ 1 बाई 2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई चीता हमारे पास, एनीवन जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दे इसकी, कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर ये 12 हमारे पास है तो 4 और 3 को कर दीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, मैं यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर देता हूं। अगर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करने हो तो यहां पर कैसे करते हैं, इसी को फर्स्ट का ही पार्ट है, तो मेरे पास क्या रहता, मेरे पास यहां पे रहता 6x² माइनस ऑफ 4x प्लस 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए क्या कॉमन लेते हैं हम, यहां से मैं कॉमन ले लेता 2x, है ना, तो 2x अगर कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आता 3x माइनस ऑफ 2 प्लस 1 कॉमन लेते हैं, 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वैल्यू आती है 2x प्लस 1 और ये वैल्यू आती है 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। भाई ये यही हमारे पास आ रहे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। भाई इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, यहीं से मेरे पास वैल्यू आ गई कि अल्फा, हम यहाँ पे किसी भी एक को अगर मैं 0 कर दूं तो देखिए यहाँ से ले लेता हूँ, तो अल्फा मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 बाई 3, यहाँ से भी यही आ रहा है, और बीटा, बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, यानी जो तरीका हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सही है, राइट? अब ये वैल्यू आपके पास आई है, मैं ये चाहूंगा कि इसके साथ साथ आप एक काम और करिए कि यहां पे इसके साथ साथ एक काम और भी कर दीजिए कि इसका सम भी निकालिए, कि इसके सम ऑफ रूट्स क्या रहेंगे मेरे पास। सम ऑफ रूट्स यानी कि मैं अल्फा प्लस बीटा अगर करता तो मेरे पास क्या रहता, यहीं पे निकाल लेता हूं मैं, कि सेकंड अगर मैं यहां पे बोलूं तो आपसे अगर पूछा जाता सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, ठीक है बताइए, सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है माइनस बी बाय, यानी कि आपके पास 1/6, यहां पर देखिए क्या ये 1/6 आ रहा है, जल्दी देखिए जल्दी, मतलब मैंने यहां से लिखे, यहां से देख के लिखा कि मेरे पास क्या है, मैंने यहां से देख के लिखा कि माइनस बी बाई ए मेरे पास होता है, यहां से मेरे पास काम हो गया है ना। मैं इसको दूसरे कलर में लिखता हूं कि मुझे क्या देखना था, मुझे तो जी ऊपर ही देखना था, मैंने यहां पर क्या किया, माइनस बी बाई ए मेरे पास होता है, यहां से मैं इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं, a² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां से देख के मैंने इसको लिख दिया। बट अगर, क्योंकि एक IITian सिर्फ एक तरीके से नहीं सोचता, मल्टीपल तरीके से सोचता है, आपका जो आंसर है वो मल्टीपल तरीके से होता है, और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग तभी बनते हैं जब आप एक चीज को कई तरीके से देखते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक ही चीज को कई तरीकों से देखो, और कई बार क्या होता है बोरिंग फील होने लग जाता है,
तो मैं उसके लिए भी बच्चों को काफी सारी चीजें बताता हूँ, आपको अगर होता है तो आप बता सकते हैं। पर ये एक्सीलेंस इज बोरिंग, मतलब ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ पे एक और क्या काम करूं, इन रूट्स को ऐड कर दूं। तो मैं अगर ऐड करता तो क्या करता, 2/3 माइनस ऑफ 1/2। देखिए किस तरीके से ऐड करना होता है। फ्रैक्शंस को कई बार बच्चे जो हैं वो फ्रैक्शंस में गलती कर देते हैं, आपको दोनों चीजें सेम बनानी है। तो आपके पास एलसीएम लेना है, आपके पास एलसीएम आएगा 6 और ये आपके पास आएगा 4, 4 माइनस 3 यानी कि आपके पास आ गया 1/6। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। आपके पास सम ऑफ रूट्स की अगर बात करेंगे, इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या होंगे। तो इन्हीं दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, आपके पास आ जाएगा -1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, c/a, तो ये -1/3 आपके पास आएगा। यहीं से आप चीजें को चेक भी कर सकते हैं कि क्या चीजें आपके पास आ रही है। ठीक है, वहीं से आप चीजों को चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपके पास चीजें आ रही हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं जी? ठीक है, आगे बढ़े। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए कुछ मैं और भी चीजें आपको बताता हूं, या फिर एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं कुछ चीज बताता हूं आपको। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लिखते हैं। 3x² माइनस ऑफ 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड रूट। रूट्स फाइंड करिए। ठीक है, तो ये आपके पास है 3x² माइनस ऑफ 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, सिंपल। निकालिए रूट्स, निकालिए। किस तरीके से निकालेंगे, कैसे यहां पर वैल्यूज आपके पास रहेंगी। ठीक है, और मुझे बताइए, रूट्स की वैल्यू निकालो एक बार, जल्दी बताओ। निकालो भाई। क्या रहेगा इसका आंसर, इस वैल्यू को निकालिए। मैंने यहाँ पे रूट्स आपको बता दिए किस तरीके से निकालनी है और क्या रूट्स आपके आ रहे हैं, तो जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, जल्दी। चलिए आगे आते हैं। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए सबसे पहले काम क्या है कि आपको, अगर मैं यहाँ पे लिखता ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे लिखता, आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है। तो रूट्स के लिए मैंने बोला कि आपको सबसे पहला काम, अगर रूट्स निकालना है तो सबसे इजी काम, देखिए आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप कर सकते हैं, बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे रूट्स देख के डर जाते हैं। तो आपको वो काम नहीं करना, आपको सीधा ही, जैसे मैंने कहा कि एक आदत बनानी है कि अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, तो सीधा आपको लिखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपको डायरेक्टली लिखना है ताकि आप क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर सकें। और ये आपने लिखा तो फिर इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको, -b, तो यानी कि ये 2√6 प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो देखिए इसका 4 और ये 6 आपके पास है, 6 4 जा 24 है ना, माइनस आपके पास 4ac यानी कि 8 8 3 जा 24, ये आपके पास 24 यहां पर आ गया। देखिए डिस्क्रिमिनेट जो है आपके पास 0 आ रहा है। अभी मैं वो भी कंडीशन आपको बताऊंगा। डिवाइड बाय आपके पास 2a यानी कि आपके पास 6, ये आपके पास आ गया है ना, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब इसी में देखो कि अगर ये वैल्यू आपके पास आई है, यानी कि रूट्स आपके पास क्या आ गए, रूट्स आपके पास आए 2√6 डिवाइड बाय 6 है ना, और इसकी वैल्यू को अगर कट कर देंगे ये रूट आपके पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और इसका हम एक काम और कर सकते हैं, 2√6 या तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे लिखो √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इससे अगर इसको कट करेंगे तो ये आपके पास √2 में चेंज हो जाएगा। यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि अल्फा और बीटा मेरे पास दोनों ही सेम आ रहे हैं, और दोनों ही मेरे पास क्या रहेंगे, ये 2/3 रहेगा। यहां पे मेरे पास क्या आया, सेम रूट्स आया। और ये सेम रूट मैं पहले ही बता सकता था कि मेरे पास सेम रूट्स आ रहे हैं। भाई कैसे बता सकते थे, क्या सर इसका भी जादू होता है? हाँ बिल्कुल होता है। भाई आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेट आपके पास आ रहा था, इसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। यहां पे हमने देखा कि इस डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ रही थी, यहां पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू आपके पास 0 आ गई थी। तो इसके 0 होने का मतलब क्या है कि आपके पास इक्वल रूट्स होते हैं। अगर मेरे पास इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आपके पास है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सेम रूट्स होंगे। ठीक है, अगर आपके पास यहां पर, मतलब ये तो मैंने इसकी कंडीशन ले ली, तो मैं आपको तीनों की तीनों कंडीशंस यहां पे लिखवा देता हूं। क्या ये बात क्लियर है जी? ठीक है, आगे देखें। आई होप कि ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब मैं आपको वो चीज भी बता देता हूं भाई, जैसे हम यहां पर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस इतना ही है जो हमें याद करके रखना है, समझ के रखना है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात बोल रहा हूं, तो एक बार रूट्स की भी बात कर लेते हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने यहां पे लिख दिया। रूट्स निकालना मैंने आपको बता दी। अब कब कब क्या क्या कंडीशंस हमारे पास रहती है, तो कंडीशन हम क्या चेक करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं। भाई ये आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास 0 हो सकता है। अगर ये 0 है तो आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स आपके पास होंगे, इक्वल रूट्स। अगर यही सेकेंड चीज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 अगर आपके पास है, तो आपके पास क्या होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे, अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों सेम ही चीज है। ठीक, तीसरी चीज, थर्ड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है तो आपके पास क्या होंगे, तो आपके पास नॉट रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, अब ये सर इक्वेशन कहां से आ रही है, मतलब कहां से आ रही है, तो भाई ये कहीं से नहीं आ रही है। आपके पास जो अल्फा और बीटा की हम बात कर रहे थे, वो आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास था डिवाइड बाई 2a। तो आप जानते हैं कि अगर मेरे पास ये रूट में टर्म है, तो रूट की टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। नॉर्मल मैथ्स तो यही कहती है, बाकी वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स जो है उसमें हम क्या करते हैं, चीजों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाली तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो चीजें आती हैं उसको भी एक बार देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कहां पे आपके पास रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ्स रहते हैं वो हमारे लिए काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। तो मैंने यहां पे रखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने यहां पे रख दिया। अगर मुझे सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर चाहिए हो, तो आप मुझे बताइए सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि डिग्री इसकी क्या हो, 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि डिग्री उसकी क्या हो, 2 हो।
तो अगर मैं सिंपलेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बाकी टर्म्स जो है इसको मैं जीरो कर दूं, है ना, और बस इसी को लिखूं। मैं तो ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक सिंपल है, x का स्क्वायर हो रहा है यानी कि x नेगेटिव में नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना कि अगर मेरे पास यहां पे, अब देखिए ये क्या क्या चीजें बताता है भाई। x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ नहीं हो सकती। मतलब x जो है मेरे पास ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पर एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहली चीज। तो ये अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और ए भी अगर पॉजिटिव हुआ, अगर मेरे पास ए भी पॉजिटिव हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो टर्म मेरे पास है, ये आपके पास बेसिकली डिपेंड करेगी कि ए का क्या मेरे पास वो है कि प्लस है कि माइनस है ना। तो इसकी बात करते हैं। तो अगर मैंने माना कि ये मेरे पास प्लस है, इस केस के लिए, केस वन में ले लेता हूं कि केस वन के लिए इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास प्लस है, तो y मेरे पास क्या रहेगा, y मेरे पास फिर पॉजिटिव ही होगा। और इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, तो मैं कैसे किस तरीके से बना सकता हूं भाई। इस तरीके से मैंने इसको रखा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस हमने इस तरीके से रखा। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है, और y आपके पास ऐसे है, तो ये ग्राफ आपके पास पता है किसके अक्रॉस सिमेट्रिक रहेगा, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। देखिए y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, तो y ये वाला एक्सिस क्या होता है, ये वाला वैसे भी एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं कि x एक्सिस की वैल्यू जो है वो देखिए पॉजिटिव भी आपके पास है और नेगेटिव भी आपके पास है, पॉजिटिव भी जा रही है नेगेटिव भी जा रही है। बट y जो है आपका, ये हमेशा कैसा है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आपके पास है। इसी चीज को आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि अगर मैंने आपको ये बोला कि यहां पर इसी सेम केस को मैं लेके चलता हूं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ही आपके पास होता, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आनी है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही, है ना। ये आपके पास मैंने बोल दिया जी ये नेगेटिव अब की बात। केस टू, केस टू में मैंने बोल दिया ये नेगेटिव है, तो ये भी आपके पास कैसा हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि y आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। अब y आपके पास नेगेटिव हो गया तो ग्राफ आपके पास कैसा रहेगा, ये केस टू है हमारे पास। दिस इज केस टू। तो मैंने यहां पे रख दिया इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम y की। तो y आपके पास है, अब देखिए y नेगेटिव होना चाहिए, यानी y आपके पास नेगेटिव रहेगा, x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो रही है, तो मेरे पास जो ग्राफ सिमेट्रिक रहेगा वो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा, यानी कि जिसकी इक्वेशन है, जैसे कि y की इक्वेशन थी, तो y एक्सिस के अराउंड ऊपर नीचे रहेगा, वो ऊपर नीचे हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास a की वैल्यू क्या है। ए पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ, ए नेगेटिव तो नीचे की तरफ, सिंपल सा हमारे पास फंडा है। क्या बात समझ में आई? चलिए एक देखते हैं इसी में। देखिए अब बात करते हैं अपनी उसी की भाई। s इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपके पास होती है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपके पास होती है। मान लेते हैं कि हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा, अगर मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में, इसको मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट और इसको मैंने ले लिया टाइम। ठीक है, इसके बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए और मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u को मैंने मान लिया कि मेरे पास जीरो है। ठीक है, कंसिडरिंग u मेरे पास जीरो था, तो स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो मेरे पास इक्वेशन जो है बेसिकली ऐसी बन जाएगी, सिंपल सी इक्वेशन मैंने बनाई है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए मुझे किसी बात से मतलब फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगा कि यहां पे मेरे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर मेरे पास है, मैं उस पूरी की पूरी टर्म को a बाई टू मान सकता हूं। अल्टीमेटली जो ग्राफ प्लॉट होगा वो मेरे एक्स स्क्वायर की टर्म्स में ही रहेगा, यानी टी स्क्वायर। तो आप यहां देख रहे हैं टाइम मेरे पास ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ किसकी तरफ सिमेट्रिक रहेगा, y, यानी कि मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहा हूं, तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा चलेगा। क्या ये बात समझ में आए?
तो ग्राफ मेरे पास कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ दो चीजें शो कर रहा है। एक तो ग्राफ आपको पता लगा कि क्या काम कर रहा है, दूसरी चीजें इस ग्राफ से आप क्या चीज देख पा रहे हैं। सी वॉट अदर्स कांट। मैं यहां पर बहुत बार बच्चों को कहता हूं कि सी वॉट अदर्स कांट। ऐसी चीजें देखिए जो दूसरे ना देख सकें। इट्स द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपकी आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। जो दूसरे नहीं देख पा रहे वो आपको देख लेना है, जो दूसरे नहीं पकड़ पा रहे वो आपको पकड़ लेना है। और यही चीज मैं सिखाने के लिए आपको यहां पर हूं। आई एम ऑब्सेस्ड। आप मान सकते हैं कि मैं ऑब्सेस्ड हूं कि आपको एक ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन बता दी जाए सो डैट कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। स्टेट चेंज कैसे, कि अभी आप बैठे हैं, हो सकता है कि आराम से बैठे हो, सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग चेंज कर लीजिए, ऐसे 3 बार सांस ले लीजिए, उसी से आपको लगेगा कि यार हाँ कंसंट्रेशन बन गई है। 3 बार एकदम से सांस ले लीजिए, या मुंह को ऐसे ऐसे कर लीजिए। आप देखेंगे कि डिप्रेशन आपका चला जाएगा। जितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी जल्दी करके देख लीजिए। ऑनलाइन में ये छोटी मोटी चीजें आपको पता लगेगी। अब यहां पे क्या चीज सर जो दूसरों को नहीं दिख रही, जो मुझे दिख जाए, ऐसा आप सोच रहे होंगे। भाई यहां देखो कि ये जो ग्राफ है ये स्टार्टिंग में ऐसे सीधा चल रहा है। मतलब अगर मैं हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं एक काम करूं कि हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखना आपके पास क्या होगा। भाई इस पे एक टेंजेंट बनाया, फिर इस पे एक टेंजेंट बनाया, फिर इस पे, फिर ऐसे। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्राफ क्या है, ऐसे जा रहा था और ऐसे धीरे 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 अपना मुंह उठा रहा है ऊपर की तरफ। यानी मैं इस ग्राफ में ये कह सकता हूं कि ये ग्राफ जो है मेरे पास स्टार्ट ये कैसे किया था, स्टार्टिंग जो थी इस ग्राफ की, ये स्टार्ट क्या थी इसकी, स्लो थी, है ना। स्लो का मतलब क्या है भाई, टाइम ज्यादा ले रहा है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही है। मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्ट स्लो करने का मतलब क्या है भाई, टाइम क्या ले रहा है, टाइम ज्यादा है। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम है। भाई स्लो लर्नर कौन होता है, स्लो लर्नर वही तो है कि सर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, इस साल समझ में नहीं आ रहा, अगले साल देखेंगे। भाई आप ये सोचिए कि एक बार ही जो आप काम कर रहे हैं वो आपका एक्सट्रीम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। आईआईटी इसलिए ही अलग है क्योंकि वो बताती है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया यानी आप उसे कर देंगे। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद कि ये नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, है ना। तो ये आपके पास है। अच्छा धीरे धीरे बाद में देखिए आप एंडिंग में आपके पास क्या हो रहा है। स्टार्ट तो आपके पास पता लग गई, अब एंडिंग में देखिए, एंडिंग में क्या हो रहा है। एंडिंग में ये फास्ट हो रहा है, एंडिंग में फास्ट हो रहा है, यानी कि टाइम आपके पास क्या है, टाइम आपके पास लेस है ना। कम टाइम में देखिए, कम टाइम में टाइम नहीं बढ़ रहा है। भाई इतने में देखिए ये टाइम का एक्सेस देखिए आप, टाइम तो नहीं बढ़ा। आपके पास डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई। भाई यहां से लेकर यहां तक बढ़ गई, आप देखिए कि इतने टाइम में इतनी डिस्प्लेसमेंट आपके पास बढ़ गई। यानी कि आपके पास टाइम कम लगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास ज्यादा हो गई। तो एक ये चीज भी आपको ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए थी इसी में। आई होप ये पता लग गया होगा आपको कि किस तरीके से हमने ये ग्राफ जो है ये प्लॉट किया है। तो अब कहीं पर भी आपको अगर ये स्क्वायर वाली टर्म्स दिख जाती हैं, कहीं पर भी अगर ये स्क्वायर वाली टर्म्स आपको दिख जाती है, तो आप ये समझ लेना कि किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और चीज मैं बताता हूं यहां पे। देखिए अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं, मैं अभी यहाँ पे एक स्प्रिंग की भी बात कर लेते हैं, कैसे कैसे फिजिक्स में काम चलता है। तो फिजिक्स में मैंने अभी आपको ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताई थी, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन से आती है, क्योंकि हमें तो असली में देखना है कि कैसे हम इसको फिजिक्स में यूज करेंगे। तो ये चीज मेरे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन में आती है। और यहां पर देखिए ये हमारे पास स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं, तो स्प्रिंग पे जो फोर्स हमारे पास लगती है वो लगती है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हमने किसी दीवार पे क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे इस तरफ, आपने मान लिया कि अगर इस दीवार पर आपने फोर्स लगाई इस तरफ F, और आपके पास X की डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ये जो स्प्रिंग है ना ये अपोजिट फोर्स लगा रही है। मतलब आपने तो फोर्स लगाई, स्प्रिंग फोर्स की मैं बात कर रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है अगर आप इसे पुश कर रहे हैं,
अगर आप इसे पुश कर रहे हैं, अभी इसकी बात करते हैं, अगर मैंने कहा कि मैंने इसे पुश किया, तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग इधर से फोर्स लगा रही होगी के एक्स अपोजिट साइड, तब इसलिए ये माइनस साइन रख रखा है कि आपने तो फोर्स लगाई इधर, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो आपके पास फोर्स आती है माइनस ऑफ के एक्स। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मैंने इसको ऐसे होल्ड करके रोक दिया, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका भी अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई आपको बोल दे कि जी ग्राफ प्लॉट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप खुश हो जाना कि ठीक है सर, ग्राफ तो बड़ी आसानी से प्लॉट हो जाएगा, आप बस बताओ कि कौन सी चीज को किसके साथ प्लॉट करना है। मैंने यहां पे कहा कि आपको इस साइड रखनी है पोटेंशियल एनर्जी, और इस साइड मैंने कहा यहां पे आपको रखनी है डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्स आप कर रहे हैं। तो ये ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। आप इस तरफ आएगा ऐसे करके, ऐसे करके आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आपको सिमिलरिटी फाइंड करनी है, आपको पैटर्न्स फाइंड करने हैं। जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूं, ये चीजें आप मल्टीपल जगह क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपने अब तक ये चीजें मैथ्स में पढ़ी थी, है ना। मैं बहुत बार बोलता हूं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपको ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, अपनी इंप्रूव करनी है। अपनी ऑब्जर्वेशन पे क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। और सिमिलैरिटी देखना स्टार्ट करेंगे, सी सिमिलैरिटी। आपको ऑब्जर्वेशन अपनी इंप्रूव करनी है, सिमिलैरिटी देखनी है चीजों में कि यार ये तो सिमिलर है जो हमने पहले पढ़ रखा है। सी सिमिलैरिटी, सी पैटर्न्स, आपको ये पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि कैसे कैसी चीजें हैं हमारे पास, कि ऐसे हम करते हैं तो हमारे पास ऐसी चीजें हो जाती हैं। जब ये आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी रहती है, वो अपने आप धीरे धीरे क्या होगी, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने यहां पर काम किया है। अब बात करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सिर्फ इतना ही था। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसे चलेगा। तो ग्राफ आपको ऐसा ही मिलेगा। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ऐसे ही होते हैं। दूसरी चीज आपने यहां से सीखी कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, उनका सम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, और इनको फिजिक्स में जब जरूरत पड़ जाए तब आपको रेडी रहना है। ये ऐसा है कि आप कई बार ये सोचते हैं कि मैं परफेक्शन जो है उसको बनाऊं। आप ये सोचें कि विराट कोहली जो है अगर सिर्फ ड्राइव मारता रहेगा और सोचेगा कि यार मेरे को ड्राइव परफेक्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं ये हुक शॉट खेलना स्टार्ट करूंगा, तो नहीं सीख पाएगा। आपको सारी चीजें सीखनी है, और जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाए वो चीज यूज कर लेनी है। यही तो आपको एथलीट माइंडसेट अगर एक बार आपका बन गया, तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट आईआईटी, इट्स अबाउट एवरीथिंग। यही आपको डेवलप करना है। ठीक है, करें भाई स्टार्ट। चलिए, अब हमें करनी है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एक बार बाइनोमियल थ्योरम को भी देखते हैं कि किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन होता है। बाइनोमियल का मतलब रहता है कि कोई भी दो टर्म आपके पास हो, किसी भी दो टर्म को कैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया कि मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। इसकी पावर मैंने मान ली n, बिल्कुल जनरल लेके चलेंगे। a प्लस बी की पावर मैंने बोली कि n है। कैसे ओपन करते हैं उसको देखिए। यहां पे हम लिखते हैं एन सी नॉट ए पे पावर n प्लस, देखना यहां पे धीरे धीरे, एन सी वन हमारे पास a पे पावर n माइनस वन, बी पे पावर 1। ठीक है, b पे पावर a1 हो गई। फिर NC2, फिर आपके पास a पे पावर कितनी होगी, n माइनस टू, और b की पावर क्या है, बढ़ा रहे हैं भाई। a की पावर से स्टार्ट किया था, ऐसे ऐसे काम चल रहा है। और आपके पास ये क्या करेंगे, आप कंटिन्यू 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 रखेंगे। फिर आपके पास कहां पे खत्म होगा, जब ये NCn तक पहुंच जाएगा, a की पावर आपके पास पूरी खत्म हो जाएगी और b की पावर आपके पास n हो जाएगी, तब जाके क्या होगा, खत्म होगा। क्या किया सर, कुछ समझ में नहीं आया। मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये NCR क्या होता है, कैसे इसको ओपन करते हैं। ये कॉम्बिनेशन का हमारे पास रहता है। इसको ओपन करते हैं, इसको लिखते हैं हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास नीचे वाली टर्म है इसका फैक्टोरियल, और यहां पे हम लिखते हैं n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या होता है सर, इसकी बात भी बताता हूं। भाई अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मैंने लिखा यहां पे 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कि 3 के बाद आप देखिए, 3 के बाद एक नंबर कम करिए, फिर एक नंबर कम करिए, जीरो पे नहीं जाना, जीरो कर दिया तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है 3 से आपने स्टार्ट किया और 1 पे आपने एंड किया। 1 हमेशा फिक्स है, एंड हमेशा फिक्स है कि आपको किस पे एंड करना है।
स्टार्ट आपके पास आप इससे करेंगे, जो आपके पास ये नंबर होगा, ठीक है। तो आपके पास 3 फैक्टोरियल कितना आ गया आपके पास, आंसर की बात करेंगे तो 6 आ गया। चलिए आप बताइए 4 फैक्टोरियल कितना होगा। 4 फैक्टोरियल सर फिर कुछ नहीं है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 4 से 12, 12 से 24, तो 24 आपके पास हो गया। आई होप की चीज समझ में आ रही है आपको। अगर यहीं पे मैंने बोला कि 5 फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपने किया, ये आपके पास हो गया। तो आपके पास आया 4 से 12, 12 से 24, 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5, 5 4 जो 20, 5 to 10, 120, आपके पास 120 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 120 वैल्यू यहां पर आ गई 5 फैक्टोरियल की। तो इस तरीके से हम यहां पे फैक्टोरियल की बात करते हैं। और सर ठीक है, ये फैक्टोरियल पता लग गया, तो अब सर इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको भी देख लीजिए भाई, एक बार ये आपको पता लग गया तो फिर ये भी पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा आपको। तो देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास 5C3 है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेंगे भाई 3 फैक्टोरियल, और इनटू क्या लिखेंगे 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहां पे लिख दिया, ये 3 फैक्टोरियल लिखा, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, तो ये मैंने लिख दिया यहां से। 2 से इसको कट कर दो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10, यानी कि 5C3 की वैल्यू आपके पास आई 10। क्या इसको हैंडल करना है। एक और देखना चाहेंगे, चलिए एक और देख लो। अगर मैंने बोला कि आपको 6C2 निकालना है, 6C2, तो 6C2 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई, आप यहां पे करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू करेंगे 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का, तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, जहां तक लेके जाके कट कर सकते हैं, 2 का तो 2 ही रहता है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट, ये इससे कट, तो आपके पास आ जाएगा 6C2 इज इक्वल्स टू 15। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। क्या बात समझ में आई। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसमें से कई सारे आपको चीजें बताऊंगा, आप देखते रहिए बस कि कैसे यहां पर काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि a प्लस बी की पावर अगर n है तो किस तरीके से ओपन करते हैं, एन सी नॉट ए पे पावर n प्लस एन सी वन हमारे पास चल रहा है, a पे पावर n माइनस वन हो जाएगा, b पे पावर 1 आएगी, ठीक है, मतलब एक पावर हमने करी तो यहां पर एक आई, प्लस फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास आएगा एन सी वन, वन तो हो गया, एन सी टू आपके पास a पे पावर n माइनस टू और b पे पावर क्या आएगी 2, प्लस 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 ऐसे लेके जाएंगे, ये आपके पास आएगा एन सी एन, और b पे पावर ये आपके पास आएगा, ठीक है। और अब देखिए, अब मैं आपको कई सारे मजेदार चीजें सिखाता हूं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये ऊपर तक दिख रहा है, यस दिख रहा है, इट्स विजिबल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कि कितना रहता है आपके पास, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपको कहूंगा ठीक है, इसको अभी ऐसे नहीं करेंगे, अभी मैं आपको इसी बाइनोमियल से ओपन करके दिखाते हैं। भाई दो ही टर्म तो आपके पास है, और जो दो टर्म आपके पास है इसको एक बार ओपन करिए, तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे भाई, एन एन यहां पर कितना है 2, 2C0 ए पे पावर n यानी a पे पावर 2, फिर 2C1 ए पे पावर 1 b पे पावर 1, फिर 2C2 ए की पावर तो 0 हो जाएगी, b पे पावर आपकी पास क्या आएगी 2, खत्म। भाई किस पे खत्म होता है, एनसीएन पे खत्म होता है, किस पे शुरू होता है, एनसी नोट पे शुरू होता है, यानी 2 0 से स्टार्ट हुआ, 2 पे हमारे पास खत्म हो गया। कितनी टर्म्स आई यहाँ पे, 3 टर्म्स आपके पास आई, तो एक माइंड भी डेवलप होगा कि अच्छा इतनी पावर रहती है, अगर ये 2 टर्म की इतनी पावर दे रखी है तो हमारे पास किस तरीके से आपको हैंडल करना है, तो वो चीजें भी आपको पता लगेगी। देखिए कैसे ओपन करेंगे इसको, येलो से लिख लें, कैसे ओपन करेंगे इसको, देखिए तो ये आपके पास क्या आएगा 2, नीचे आपके पास 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है, ठीक है, 2 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 आपके पास फिर से 2 फैक्टोरियल, है ना, ये आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यानी वो 1 हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, फिर इसको देखिए ये आपके पास आएगा 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये आपके पास ए बी, प्लस फिर देखिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल,
आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मैं आपको बता दूं 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये 1 है आपके पास, ये 2 2 कट हो गया आपके पास, ठीक है, और ये 1 आ गया, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस ये आपके पास ए बी 2ab, मतलब 2 फैक्टोरियल है तो 2ab प्लस ये आपके पास कितना आया, ये भी आपके पास कट हो गया, ये आपके पास बी स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ गया। वाह सर वाह, वाह सर, मजे कर दिए सर ने, मजे करे कि नहीं करे, है ना। अब चलिए एक चीज और देखिए, अगर मैं यहीं पर बोलता हूं कि आपके पास a प्लस बी का क्यूब आपके पास है, a प्लस बी का क्यूब मैं अगर आपसे बोलूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 3 से स्टार्ट होगा आपकी बात, हाँ बिल्कुल, तो सर 3c0 a पे पावर 3, ठीक है, फिर सर 3c1 a पे पावर 2 b पे पावर 1, फिर सर इसके बाद 3c2 a पे पावर 1 b पे पावर 2, फिर सर 3c3 और b पे पावर हो जाएगी सर 3। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इसी तरीके से हमारे पास काम चलेगा। अब देखिए 3, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने यहां पे देखा कि देखिए 3 फैक्टोरियल आपके पास आएगा, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपके पास एनसी नॉट और एनसीएन आपके पास हमेशा 1 होता है। ठीक है, मैं ये भी बताता हूं आपके पास कि आपके पास एनसी नॉट इज इक्वल्स टू एनसीएन इज इक्वल्स टू 1। एक तो ये नोट कर लो, और 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है, तो ये नोट करके लिख लो, ये एक बुलेट पॉइंट, ये एक बुलेट पॉइंट, ये नोट है। ठीक है, तो मेरे पास मतलब मुझे उसके लिए हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं सीधा का सीधा ए क्यूब प्लस यहां मुझे लिखना है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, आपको पता है 3 माइनस 2 2 फैक्टोरियल आपको लिखना है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर बी प्लस आपके पास ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस आपके पास ये तो 1 हो ही गया, ये आपके पास बी क्यूब। आपको पता है ये कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास, तो बस ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ए क्यूब प्लस 3, 3 कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन ले सकते हो आप, ए बी को भी कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास आएगा ए प्लस बी, ठीक है, प्लस आपके पास बी क्यूब। बस यही तो फॉर्मूला आपके पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे हम बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो हैं, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको भूल सकते हो, क्योंकि जेई का एग्जाम आप दे रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी चीजें रहती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें जब रहती हैं तब क्या होगा, जब बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिमाग में रहेंगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं कि आप भूल जाएं, होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये अगर टर्म याद रहेगी तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, है ना। और वही चीज तो मुझे सिखानी है कि आप हैंडल क्या करें, बड़ी आसानी से हैंडल करके ले जाएं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास रहती है, इसको आप यूज कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक चीज मैं और आपको बताता हूं, कई बार हमें एजम्पशंस लेनी पड़ जाती है, तो उस एजम्पशन को भी एक बार देखते हैं कि एजम्पशंस कैसी हमारे पास रहती है। अगर मैंने यहां पे लिख दिया 1 प्लस एक्स पे पावर एन मैंने लिखा है, ठीक है, 1 प्लस एक्स पे पावर एन मैंने लिखा है, तो इसको आप एक बार ओपन करिए कि किस तरीके से आप ओपन करेंगे। तो देखिए आप यहां पे लिखेंगे एनसी नॉट 1 पे पावर एन, मतलब 1 तो 1 ही है, तो मैं इसको एनसी नॉट ही लिखूंगा, प्लस फिर आप कहेंगे सर एनसी 1 और इसके बाद एक्स आ जाएगा, फिर सर एनसी 2, फिर मेरे पास एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर धीरे धीरे चलता रहेगा, ये एनसी एन तक जाएगा और एक्स की वैल्यू जो मेरे पास रहेगी वो एन बन जाएगी। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये भी लिख सकता था कि एनसी नोट तो मेरे पास 1 ही होता है, यानी कि 1 आता, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, और ये मेरे पास x रहेगा प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल और नीचे मेरे पास 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सोन सोन चलता रहेगा, और लास्ट में पावर मेरे पास आएगी x की पावर n, है ना, लास्ट में मेरे पास पावर आ जाएगी x की पावर n। अब इसमें और देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये 1 प्लस 1 है, n फैक्टोरियल आपके पास है, तो n n माइनस 1 ऐसे तो चलेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ये और ये कट जाएगा, आपके पास इधर कितना आएगा x प्लस, यहां से ध्यान से देखना, n n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, याद करना मैं कैसे लिख रहा था,
भाई मैंने लिखा था 5 फैक्टोरियल, तो मैंने लिखा था 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। बस वही मैं काम कर रहा हूँ, धीरे 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 बस कम कर रहा हूँ। तो n के बाद n-1, फिर n-2 और n-2 का फैक्टोरियल कर दिया, बिकॉज नीचे मुझे पता है कि n-2 इंतजार कर रहा है कटने के लिए। तो जो कटने के लिए इंतजार कर रहा है बेटा, उसे तो काटेंगे ही। जो कटने के लिए इंतजार कर रहा है उसे तो दुनिया काटेगी ही, आप मत कटवाना अपना। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए x की पावर n आपके पास आ गई है। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि आपको यहां से पता लगा कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की वैल्यू, आपके पास ये n है, तो आपके पास ये आ रहा है 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 और डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता रहेगा आपके पास x की पावर n। मैंने कहा ना कि पैटर्न आपको ढूंढने हैं, तो यहां पे भी आपको क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया कि इस पैटर्न को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है जी, क्या ये बात आपको समझ में आई? अब होता क्या है कि अगर मैं यहां पे लेके चल रहा हूं कि अब मेरे पास काफी सारे रेशियोज में भी हम बात करेंगे, जब अगर बड़ी टर्म्स आ जाती है तो कैसे हम उन बड़ी टर्म्स को हैंडल करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो मैं जब फिजिक्स में यूज करूंगा तो मैं उसकी बात करूंगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैं बात करता हूं, तो हमारे पास g की वैल्यू आती है gm/r²। ठीक है, g की वैल्यू हमारे पास होती है gm/r²। मान लीजिए कि मेरे पास ये अर्थ है, हमने मान लिया कि हमारे पास ये अर्थ, हमने मान लिया कि हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस r है, बट आप h हाइट ऊपर चले गए हैं, और h हाइट ऊपर जाने के बाद आपकी फैंटेसी खत्म नहीं हो रही है, और आप यहां पे ना g डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ये g डैश कितना होगा, मतलब g की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कहा कि ये तो बहुत आसान है भाई, gm है, सर ने कहा था कि सेंटर से हम रेडियस को नापते हैं, तो ये r प्लस एच का स्क्वायर आप लिख दीजिए। तो आपने लिखा r प्लस एच का स्क्वायर। अब मैंने आपको एक चीज और बताई, मैंने कहा कि जी हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं, ये वैल्यू तो आपने लिख ली है बट हमें तो कंपैरिजन करना है, तो मैंने ये भी कहा आपको कि क्या करो, आर को कॉमन ले लो। आपने कहा ठीक है सर, आर को आपने कहा है कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकाला, आपने यहाँ पे लिखा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। देखिए आप दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, इसी को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, यही वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी सर। ठीक है जी, अब मैंने कहा कि जी डैश जो आपके पास है इसको आप इस तरीके से लिखिए gm/r²। ठीक है, और ये जो इनटू आपके पास है, इसको देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस एच पे पावर r और माइनस ऑफ 2 की पावर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो जी डैश, यहां से ध्यान से देखना कि ये जो टर्म आपके पास आ रही ये तो आपके पास यही टर्म है ना? तो मैं इसको जी डैश को एक और चीज लिख सकता हूं कि जी डैश इज इक्वल्स टू जी इनटू ये जो मेरे पास टर्म है। अब ये टर्म देखिए, ये टर्म तो मेरे पास है ही, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर पे पावर -2। अब हम इसको भी बाइनोमियल से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी बाइनोमियल से ओपन कर सकते हैं, बट अगर व्हेन, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि व्हेन, अगर यहां पे क्या हुआ कि रेडियस जो है आपके पास वो बहुत बड़ी है, अगर हाइट से रेडियस आपके पास नीचे वाली टर्म जो है वो अगर बहुत बड़ी रहे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पावर आपके पास है ना, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना। ये जो पावर आपके पास दिख रही है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर न्यूमरेटर से आप इसको कर दीजिए सीधा का सीधा मल्टीप्लाई, ये हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है। ठीक है, इसको हम कई जगह यूज करेंगे ऐसी वाली क्वांटिटीज को। चलिए बस मुझे आज की क्लास में इतना ही कराना था, आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, एंड हम मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं, अब ये क्या करती हैं, ये आपके कैलकुलेशन के डर को भगाती है कि अच्छा यही तो काम करना था, यही काम आपका रिवाइज मैंने करा दिया है। आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है, मैं इसको पिक्सल्स कहता हूं, डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं, डीएक्स यूज करते हैं,
तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सिर्फ जोड़ देनी है। कल की क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आई वांट यू ऑल कि प्लीज आप इसको लाइव ही ज्वाइन करिए, बिकॉज लाइव ज्वाइन करेंगे तो लाइव बन जाएगी एंड आपकी स्टेट जो रहती है पढ़ने की वो इस समय पर अगर आप पढ़ेंगे, बिकॉज इसी समय पर आपको एग्जाम भी देना है। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। टिल देन बाय बाय।